हेलो, माई सेल्फ निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज हम इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताएंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में तो कहने और सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि आयरन इज मोर इलास्टिक देन वुड, मतलब लकड़ी से ज़्यादा इलास्टिक आयरन होता है। क्योंकि बोलचाल की भाषा में इलास्टिसिटी एक अलग मतलब रखती है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो इलास्टिसिटी का मतलब फिजिक्स में ये होता है कि कौन सी बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेती है। तो उसमें ऑब्वियसली आयरन ज़्यादा कैपेबल है कि उसको डिफॉर्म करना आसान नहीं है। लकड़ी में तो आप छोटा मोटा जोर से भी मारेगा तो देखिए टूट जाती है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को टेक्निकली हम समझेंगे। तो द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्योंकि जब भी किसी बॉडी पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उसकी शेप को बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये बॉडी का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके होता है कि उसके सारे मॉलिक्यूल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जब भी उस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने की आप कोशिश करते हैं, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद फिर से बॉडी की ओरिजिनल शेप को ले आते हैं। तो यदि एक बॉडी अपनी नेचुरल शेप को कंप्लीटली गेन कर लेती है, तो हम उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वही है जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर ले। और यदि वो अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाती है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्योंकि आप जानते हैं कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लिया हमने या वैक्स का कोई ऑब्जेक्ट लिया, हम उसको एक बार तोड़ देते हैं तो फिर वापस से अपनी शेप रिगेन नहीं करता। जबकि यहीं पर कोई आयरन वगैरह के पीस को तो पहले डिफॉर्म करना ही मुश्किल है, ठीक है जी। और यदि आपने डिफॉर्म कर भी दिया, कोशिश भी की, तो भी वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर तो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। इसीलिए व्हीकल्स में, बड़े बड़े ट्रक और इनमें जरा देखिए, वो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, कमानी जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, भाई गड्ढा आता है, उसमें वो गाड़ी जाती है, कूदती है और फिर से वापस अपना शेप रिगेन करके आगे बढ़ जाती है। इवन बड़े बड़े ब्रिजेस जिन पर बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स चलते हैं, उन ब्रिजेस पर भी देखिएगा, जब कोई हैवी व्हीकल उस ब्रिज से, पुल से निकलता है, तो वो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन होते हैं, हिलता भी है, पर वापस से अपनी शेप पर आया था और गाड़ी आगे निकल जाती है। तो ये जरूरी है कि हम इस तरीके से हीट डिसिपेशन को या एनर्जी डिसिपेशन को एक जगह दें। यदि ऐसा फ्लेक्सिबल ब्रिज हम नहीं बनाएंगे जिसमें कई बार बेरिंग वगैरह लगे होते हैं, तो वाकई में यदि इस तरह से एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो वो देर सवेर ब्रिज के डैमेज का कारण बने। तो ये हमने यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको कि हम प्लास्टिक भी कहते हैं, उनको बाद दोनों का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है जो कि अपनी शेप को रिगेन कर लेगी इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, और प्लास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक में वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाती। यदि कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, कांच है, ये सब आपकी इसी कैटेगरी में जाएंगे। तो ये सब था आपका इलास्टिसिटी के बारे में। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक रीजन के पास जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, तो किसी भी बॉडी में जो सारे मॉलिक्यूल काले काले डॉट आपको दिखा रखे हैं, तो ये काले काले डॉट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एक को भी यदि डिस्टर्बेंस होता है तो दूसरा वाला उसको सपोर्ट करते हुए वापस से उसकी पोजीशन पर ले आता है। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्चुअल मॉडल बना रखा है स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग लगी हुई मान लें, वैसे तो वहां पर तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, पर ये स्प्रिंग जैसा भी मॉडल यदि मान लें, तो आप भी जानते हैं कि किसी एक वजह से मान लो ये वाला मॉलिक्यूल इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा जो वापस से मॉलिक्यूल को अपनी जगह पर ले आएगा। तो इसको वापस से रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी स्प्रिंग है जो उसको खींच कर ले आती। अब है माइक्रोस्कोपिक रीजन। तो माइक्रोस्कोपिक रीजन यही है कि जो सारे मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होते हैं। तो जब कभी भी आप उस ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, तो मॉलिक्यूल के बीच में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है या इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, जो वापस से अपने मॉलिक्यूल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस से लौटा देता है और बॉडी जो है वो अपनी नेचुरल शेप ले लेती है। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है और उनका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यदि आप उनको डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो जो नेबरहुड के मॉलिक्यूल्स हैं वापस से उस डिस्टर्ब मॉलिक्यूल को अपनी जगह पर ले आते हैं।
अब हम क्या देखेंगे कि एफर्ट एंड रिजल्ट, यानी हम अलग अलग सिचुएशन में बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट उस बॉडी के डायमेंशन में कितना चेंज हुआ उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस भी। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि हम इस केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए के परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि आप उस केस में बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बॉडी को पुल करेंगे तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, और यदि उसको पुश करेंगे यानी दबाने की कोशिश करेंगे जिससे उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाए तो फिर हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। तो इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो आपका एरिया के परपेंडिकुलर दिखा रहा है, और यदि पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कंप्रेसिव, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फाइनली फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वायर और ऑब्जेक्ट, और एफ उस पर जो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। वो जरूरी है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो नॉर्मल है उसके क्रॉस सेक्शन पे। तो ये तो आपने एफर्ट किया डिफॉर्म करने के लिए। अब उस डिफॉर्मेशन के चलते तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते से यहीं पर एक सिचुएशन दिखा रखी है, ये आपका एक सिलेंडर था वायर जैसा मान लो L लंबाई का, तो आपने उसको दोनों तरफ F फोर्स से पुल किया तो ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा और लंबाई इसकी बढ़ गई, ठीक है जी। तो यहां पर ये सब समझाया गया है। तो सिलेंडर को आपने स्ट्रेच किया है, पुल किया है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होंगे अप टू अ सर्टेन लिमिट है, तो नहीं शू में टूट जाएगा। तो शुरुआत में आपने थोड़ा ही फोर्स लगाया तो विद इन इलास्टिक लिमिट उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जनरेट होंगे जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। अब लंबाई में चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ एल थी, अब वो एल प्लस डेल्टा एल है। तो लंबाई में चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है, कैपिटल एल। तो इस डेल्टा एल बाई एल को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर हम इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें पुल करने की कोशिश की। यदि लेंथ रिड्यूस हो जाती तो हम उसको फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन भी कह सकते थे। तो डेल्टा एल बाई एल यानी चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। तो इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखें। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमारा है यहां पर, ये लीजिए। तो मैं यहां पर स्ट्रेस एटलीस्ट कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम इसके अदर पार्ट भी कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका स्ट्रेस वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर, और उस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कितना लगा दिया आपने, 100 किलो न्यूटन का, और उसके चलते उसकी लेंथ स्ट्रेच हो गई, यानी ये टेंसाइल स्ट्रेस थी। तो स्ट्रेस को हमने क्या सीखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। अब स्ट्रेस या फोर्स कितना है आपका, 100 किलो न्यूटन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 इंटू 10 टू द दिस पावर 3। ये न्यूटन तो आएगा पीछे, क्योंकि किलो को हम 10 की पावर 3 लिख रहे हैं। अब बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो किस तरह से दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है। तो रॉड की यदि रेडियस दे रखी है तो उसका फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम लिख ले रहे हैं 3.14, और रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये है 10 mm है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये स्क्वायर कर दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर लगा दिया है। इस सब को जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको आएगा आंसर 3.18, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8, और यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि फोर्स यूनिट न्यूटन और एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप की स्ट्रेस थी, टेंसाइल स्ट्रेस की मैंने बात की थी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरे तरह का स्ट्रेस और
साथ ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल करता हूं। तो अब हम शेप के डिफॉर्म करने की बात करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में हम सीखेंगे। तो यहां पर आपको एक सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट दिखा रखा है जिसकी हाइट या लेंथ ये एल से दिखा रखी है, और हम क्या करेंगे कि सिलेंडर के अपोजिट फेस पर या फिर इसको यहां पर फिक्स कर देंगे, है ना जी। तो हमने मान लीजिए इस तरह में फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हमने इस पे फोर्स लगा दिया। तो इधर जब फोर्स लगाओगे, इसको फिक्स कर दिया है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये एफ फोर्स और ये एफ फोर्स, तो ये दोनों एफ फोर्स इस सिलेंडर की शेप को ही टिल्ट कर देंगे। तो जरा यहां से देखें तो ये थोड़ा सा थीटा करके टिल्ट हो गया, या फिर अपनी ओरिजिनल जगह से ये यहां पर डेल्टा एक्स पड़ गया। ठीक है जी। तो थीटा या तो ये वर्टिकल फेस ये जो है, यानी पहले मान लीजिए रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है, तो अभी ये पैरेललोग्राम जैसा हो गया, तो ये थीटा से शिफ्ट हो गया। तो if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross section area of a cylinder, then there is a relative displacement between the opposite faces of the cylinder। या इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर जैसी चीज होती है, इसको हमने रिवेट कर दिया, ये एफ फोर्स लगा दिया, तो जैसे एफ फोर्स लगा दोगे तो ये देखिए, तो जो आपका पहले स्क्वायर था वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये कैसे समझेंगे भाई, कई बार हम टीवी वगैरह लेके आते हैं, बड़े से एसी वेसी के डब्बे में हल्का सा ऊपर तरफ फोर्स लगाओ, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, पर वो मेटल का नहीं बना हुआ, इसलिए मैं एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं ले रहा, पर जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो होता है एंगल या डिफॉर्मेशन बहुत छोटे छोटे लेते हैं जो मेटल में पॉसिबल है। किसी कार्डबोर्ड के बने डब्बे में तो आप भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जिसके चलते शेप बदल गया, यानी जो वर्टिकल साइड थी वो अब इस तरह से इंक्लाइंड हो गई थ्री एंगल पर। तो जब ऐसा हो गया तो फिर से कोई विद इन इलास्टिक लिमिट ये अपनी स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना चाहेगा। तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल, ये खास बात ध्यान रखिए। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे उसमें हम नॉर्मल फोर्स पढ़ रहे थे, अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंजेंशियल। ये कब पढ़ रहे थे, जब हमने टेंसाइल स्ट्रेस की बात की थी। पर अब यहां पे शेप बदल रहा है, तो शेप बदल रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। या दूसरा नाम इसका क्या हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है जी। ये अल्टीमेटली क्या बदलेगा, शेप बदल देगा। तो रेक्टेंगल को उसने पैरेललोग्राम बदल दिया। तो इस टेंजेंशियल फोर्स के चलते देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, है ना जी। ये भी मैं आपको फिगर में दिखाई रहा था। तो डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये आ गया फिर इसको भगा दूं, बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द सिलेंडर। तो स्ट्रेन thus produced is known as shearing strain, and it is defined as the ratio of relative displacement of the faces, वो कितना था, डेल्टा एक्स, टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। डेल्टा एक्स बाई एल से इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। और शेयरिंग स्ट्रेस को हम समझ ही गए, वो क्या है, वो वैसे का वैसे टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पर क्या हो गया, शेयरिंग स्ट्रेन हो चुका है। तो यहां तक था आपका शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले हमने लेंथ बदल ली, फिर हमने शेप बदल लिया, अब हमारा क्या आ रहा है, वॉल्यूम बदलने की बात आ रही है। तो हम वॉल्यूम बदलने जा रहे हैं। तो कोई भी सॉलिड स्फीयर है उसको हमने किसी फ्लूइड के अंदर डुबो दिया। अब डुबो दिया तो उस पर जो भी फ्लूइड है वो चारों तरफ से, ठीक है जी, चारों तरफ की सराउंडिंग में वो एक प्रेशर लगाएगा, क्योंकि फ्लूइड को आपने डिस्प्लेस कर दिया किसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर जहां पर डाला वहां पहले फ्लूइड हुआ करता था। तो फ्लूइड अंडर फ्लूइड के हाई प्रेशर की वजह से वो जो सॉलिड स्फीयर है वो सब तरफ से कंप्रेस होने लगेगा, और ये प्रेशर की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो उसके सॉलिड स्फीयर के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। तो सॉलिड स्फीयर के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। तो जब ऐसा हो तो बॉडी को हम कहेंगे दैट इज अंडर हाइड्रोलिक कंप्रेशन। और जब कोई बॉडी चारों तरफ से दबाई जा रही है, ठीक है जी, तो जब वो चारों तरफ से दबाई जाएगी तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा विदाउट एनी चेंज ऑफ इस ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए तो ओरिजिनल शेप था भाई, रबर का बना हुआ फुटबॉल का ब्लैडर ही मान लो, उस ब्लैडर को आप पानी में काफी गहराई पर लेके चले गए, तो चारों तरफ से है ना, किसी एक तरफ से तो पड़ नहीं रहा, सब तरफ से दबाव पड़ रहा है, तो उसके चलते मार्जिनली बहुत थोड़ा सा, क्योंकि इस चैप्टर में हम विद इन इलास्टिक लिमिट बहुत थोड़े से डिफॉर्मेशन की बात करते हैं,
ठीक है जी। और यही एक वजह है कि हम सबमरीन वगैरह इस तरह की नहीं बना पाते जो सी के अंदर 10-10, 12-12 किलोमीटर चली जाए, ऐसा नहीं होता है। सी के अंदर सबमरीन को ले आने की भी पर्टिकुलर लिमिट है, अदरवाइज उस पर भी चारों तरफ से इतना दबाव पड़ने लगता है कि उसके फूटने का खतरा रहता है। तो जब चारों तरफ से इस पर फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है तो मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। उस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और वो आपका उसी के बराबर होता है प्रेशर के बराबर। क्या होता है, कोई फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी के अंदर, विच इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो आपका प्रेशर के इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये प्रेशर को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में काफी अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक, अब ये तो हो गया चलो स्ट्रेस या एफर्ट। अब उसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा कि भाई पहले इसका वॉल्यूम V था, तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर लगा है, तो कंप्रेशन हो जाएगा इसका। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, हर बार वही, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो डेल्टा V बाई V करके हम इसमें वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल देंगे। तो ये आपका था वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन वगैरह हमने पढ़े थे। तो यहां पर स्ट्रक्चर दिखा रखा था, सब तरफ से फ्लूइड जो है वो अपनी जगह पाने के लिए प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर लगाने के चलते एक तो इसमें देखिए फर्म बाउंड्री दिखाई है, तो एक तो सॉलिड बाउंड्री आपको इसमें दिख रही होगी, ये ओरिजिनल बाउंड्री है, और ये क्योंकि चारों तरफ प्रेशर पड़ा है तो ये डॉटेड का मतलब रिडक्शन वॉल्यूम हो गया। तो फर्म लाइन के वॉल्यूम को बी से दिखा रहे हैं और डॉटेड वाले को दिखा रहे हैं बी माइनस डेल्टा बी, क्योंकि कंप्रेशन के चलते उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया है। तो हम इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल है वो हमारी इस स्लाइड पर है 16 पर। तो द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, तो ओशन में क्या है आपका सी है, मतलब वाटर है ना, सी या ओशन में क्या है, वाटर है, तो वाटर के प्रेशर लगाएगा, और वाटर का जो प्रेशर होता है वो आप अच्छे जानते हैं, कैसे लिखा जाएगा, रो जी एच। ये पास्कल का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो पानी की डेंसिटी हुई 10 की पावर 3, जी की वैल्यू में 10 दे रखी है, और ये हाइट आ रही 3000 मीटर। ठीक, तो फाइंड आउट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, यानी डेल्टा वी बाई वी में पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है हमसे, ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशन। तो बॉटम का मतलब जब आप इतनी डेप्थ पे चले गए तो पानी पर दबाव के चलते उसके वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा। अब यहां पे इसने बल्क मॉडल्स भी दे दिया है। ठीक है जी, तो मैं हल्का सा भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बल्क मॉडल का छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं। तो बल्क मॉडल्स एक्चुअली क्या होता है, ये प्रेशर डिवाइड बाय डेल वी बाई वी, इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी इलास्टिक मॉडुलस अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और माइनस इसे लगा देंगे, कोई भी जो मॉडुलस होता है इलास्टिक मॉडुलस वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और यहां पर क्योंकि कंप्रेशन के चलते वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को उस नेगेटिव से काट के हम बल्क मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस को हमेशा पॉजिटिव में ही लेके आते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा जब सारे मॉडल्स लेके आऊंगा, पर अभी तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर डेल्टा वी बाई वी यानी कि फ्रैक्शनल कंप्रेशन दिखाना था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो प्रेशर का डाटा हम यहाँ से डाल देंगे, डेल्टा वी बाई वी उसने पूछा है, और बल्क मॉडुलस इसने देखिए यहाँ पर दे रखा है, तो बल्क मॉडुलस का डाटा यहाँ से डाल देंगे इस जगह डी की जगह पर 2.2 into 10⁻⁹, और जब इसको डाल देंगे तो कैलकुलेशन करके आपको कितना जाएगा 1.36% आपका ये आ जाएगा। आज आपका भी शेयरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड पोर्शन बचा हुआ है, क्योंकि उसमें भी यही एक हमारा
जी नाम का जो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो उस वाले न्यूमेरिकल में जो होगा वो भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे दूं। हाँ ये देखिए, तो ये भी आपके बुक से लिया हुआ है। तो इसमें बुक वाले ने क्वेश्चन के अंदर वो जो आपका शेयर मॉडुलस है, जो शेयर मॉडुलस क्या है ये तो हम पढ़ी है अभी तक। क्या पढ़ा है कि भाई शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, दिस, और ये नीचे आपको क्या था वो थीटा, जो आपका अल्टीमेटली क्या होता है डेल एक्स बाई एल। और इस रेशियो को हम एक नया इलास्टिक मॉडुलस का नाम दे देते हैं, जी से दिखा दो, एस से दिखा दो, जो आपकी इच्छा पड़े, तो उसको नाम दे देता है शेयर मॉडुलस। तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट बुक वाले ने ये शेयर मॉडुलस का डाटा नहीं दिया, पर वो सॉल्यूशन में दे दिया है। तो वो उसका जो डाटा है वो आपका है 5.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है वो उसने सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर रखा है, वो आपका इतना होता है। तो हमें क्या चाहिए, हाउ मच विल द अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड, है ना। तो उसने एक्चुअली हमसे क्या पूछा है, अपर एज का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डेल्टा एक्स को हमसे पूछा है, ठीक है। और रीअरेंज कर लें तो डेल एक्स चाहिए, तो एफ टी, ये देखिए शेयरिंग फोर्स उसने दे दिया, यहां पर भी प्लस में डाटा, तो माइनस मत दे दिया, प्लस में ही। तो यही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिसको कि हम ऊपर तो लिख दे रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁴। अब बात आती है एरिया की। तो एरिया जो है वो कैसे हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो इस दोनों डाटा को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका इस तरह से आएगा 50/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, एंड 10 इंटू 10⁻⁻3 ये आपका FT/A आ गया। डेल एक्स आपको पता करना ही है, और एल की वैल्यू समझ रहे हैं, मैंने सब फिगर के अंदर आपको बताया था। तो उस सिलेंडर वाले ये एल होता है, और ये आपका क्या हो जाता है डेल्टा एक्स हो जाता है, ठीक है जी। और ये उसकी विड्थ है, और विड्थ आपकी कितनी रखी है उसने 10 mm। तो ठीक से जब थ्योरी बताएगी उस पे आकर उसको अप्लाई करेंगे तो उसको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो एल की वैल्यू कितनी रखी है 50 सेंटीमीटर, फिर से 50/100, और ये पूरा डाटा किसके बराबर है, शेयर मॉडुलस के बराबर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर। तो ये डाटा 5.6 इंटू 10⁻⁹ यहां रख दें। एक बार ऐसा कर देंगे तो डेल एक्स की जो वैल्यू है वो निकल के आपकी आ जाएगी 0.16 mm। तो वो आपकी आ जाएगी 0.16 mm आएगी। हमारे ऑप्शन थोड़े गलत हो गए। तो ये सब न्यूमेरिकल आपके बुक से लिए गए थे। अब इसमें क्या बच रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और एक यंग मॉडुलस बच रहा है, और स्टोर्ड एनर्जी इन स्ट्रेच्ड वायर बच रहा है, और डक्टाइल मेटेरियल का ग्राफ कैसा होगा, ब्रिटल मेटेरियल का ग्राफ कैसा होगा, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय सेल्फ निशान।